नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरों की शहादत को नमन किया और कहा कि कोरोना महामारी ने बहुत से अपनों को छीना है। साथ ही साथ कहा कि भारत की वैक्सीन का लोहा दुनिया ने माना है। इसके अलावा आपको बताते चले, राष्ट्रपति ने कहा कि देश के कृषि निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ कहा कि गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना का फायदा भी मिला है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर मिला है। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है। मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत 3 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 17 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। महामारी की बाधाओं के बावजूद करीब 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल के कनेक्शन से जोड़ा गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव की महिलाओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज देने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना भी एक असाधारण प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक 27,000 गांवों में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं।
सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आज से बजट सत्र का आगाज हुआ। वहीं बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उम्मीद है कि बजट सत्र में खुले मन से चर्चा होगी। सभी सांसदों का बजट सत्र में स्वागत है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत को लेकर के दुनिया का भरोसा बढ़ा है। साथ ही साथ कहा कि बारंबार चुनाव से संसद के सत्र प्रभावित होते हैं। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। मंगलवार को मोदी सरकार का 10वां बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट से आम आदमी काफी उम्मीदें लगाकर बैठा है। खासकर मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स में छूट देकर राहत प्रदान कर सकती हैं। इस बारे में आम लोगों से बातचीत की गई और आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर के, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, कौन कौन सी वो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, आपको सुना देते हैं। सरकार आप ये सोचते हो रिलीफ दे देगी तो उस पर बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि सरकार ने कुछ ये जो कोविड के चक्कर में इतना सरकार पे बोझ है, अनाज बांटने का, ये करने का, वो करने का, कुछ एक फैशन सा चल पड़ा सरकारों का, फ्री बांटने का धंधा। ये देश के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो लोग टैक्स देते हैं उन पर तो बर्डन बढ़ता जा रहा है और जो टैक्स नहीं देते वो हरामखोर होते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कुछ इसमें ज़्यादा आपको दे पाएगी। अल्टीमेटली घुमा फिरा कर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाना ही है। लाइक अभी GST बढ़ाया जूते पे, आपको पता होगा कि मैं PVC से ज़्यादा रिलेटेड आदमी हूँ, जो 5% से 12% कर दिया। अब कोई आदमी उनसे पूछे कि भाई जूते चप्पल PVC के गरीब आदमी पहनता है और अमीर आदमी नहीं पहनता, तो वो बर्डन हो गया। ऐसे ही कपड़े पे भी 5 से 18 करने की बात है, वो आफ्टर दिस इलेक्शन किसी टाइम भी हो जाएगा। तो सरकार से आप ये सोचो कि उम्मीद कोई तो कुछ आपका कम कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी तो 1 तारीख को पिटारा तो 3 दिन की बात रहेगी, आपके सामने आ जाएगा। बट मेरी सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि जो ऑनेस्ट और अच्छे टैक्स पेयर हैं उनके रेट कम करें, क्योंकि आप जो हायर टैक्स देता है उसको तो और बर्डन कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 43.9% इनकम टैक्स देता हूँ, वेयर है जो आदमी टैक्स नहीं देता वो तो 30% में छूट जाता है, 33% में छूट जाता है। तो मैं यदि ऑनेस्टी से गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे को 10% पेनलाइज फालतू किस लिए कर रहा हूँ। कहना चाहोगे आम बजट पे? आम बजट का जहाँ तक सवाल है, जो मीडियम तबका है उनको ये सरकार बहुत कम राहत दे पा रही है, चाहे इनकम टैक्स सेक्टर है या दूसरा GST में भी बहुत चीज़ों में रेट बढ़ाने जा रही है। और अभी इलेक्शन के दबाव की वजह से हमें पता चला है कि कपड़े पे शायद 5 ही अभी रखेंगे, लेकिन इनकी निश्चित धारणा ये है कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जाए। जब भी मोदी जी का जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब से गुजरात में हमारे भिवानी वालों की बहुत रिश्तेदारियां हैं, बहुत
अब वहाँ पे आदमी रहते हैं, तो इनकी टेंडेंसी हमेशा ये रही है कि अधिक से अधिक टैक्स लगा दो और कोई भी सेक्टर, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाए जो टैक्स से रह जाए। कि आम बजट, तो आम बजट आम आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए, आम आदमी की पॉकेट से बाहर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं कि देखिए आप, हर चीज़ अब आम आदमी से बाहर होती जा रही है। और जो अभी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारी जैसे 3 लेयर्स कहा जाता था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो मिडिल लेवल कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए हम एक बीइंग आम इंसानी में आप ये बात करूँगी कि आम आदमी की सब चीज़ों को, सहूलियत को देखते हुए जो ये अननेसेसरी टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए आम आदमी का जीवन आम तरीके से चले, उसका ध्यान सरकार पर रखना। वैसे कोविड पीरियड के बाद कुछ तो व्यापार में ठीक है काम, लेकिन अगर सरकार टैक्सों में छूट और दे दी, जैसे अभी हमारे ज्वेलरी पे 3% GST है और पहले 1% हुआ करता, तो जो ये इतनी महंगी वस्तु है ना, 3% होने से इसका सर्कुलेशन कम हो जाता है। आम आदमी को ने इसमें शामिल करने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन इसका बढ़ता है। तो देखो, जहाँ समाज में जेवर की पूर्ति होती है, बनाने वाले कारीगरों मजदूरों को भी कार्य होती है, इसलिए जरूरी है कि कुछ GST में सहूलियत दें तो ये व्यापार और बढ़ेगा और इनको टैक्स कम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब शिवसेना के वरिष्ठ नेता अमित शर्मा अपने युवा समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमित शर्मा से खास बातचीत की पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड संजीत सिंह ने। अमित शर्मा ने बातचीत में कहा कि पंजाब में बीजेपी को मजबूत करने की जरूरत है, और क्या कुछ अमित शर्मा ने कहा आपको सुना देते हैं। अमित शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण हुआ कि शिवसेना का दामन छोड़ा, आज आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए, क्या मुख्य कारण लगा? शिवसेना और हमारी जो माँ पार्टी है वो भाजपा ही है, ठीक है, और माँ से बच्चे क्या अलग तो होते हैं पर बिल्कुल जुदा नहीं हो सकते। इस करके भाजपा के साथ हमारा दामन उनका पकड़ने का कारण यही था कि पंजाब में इस समय भाजपा को मजबूत करने की जरूरत है, और हम काफ़ी समय से पंजाब के निम्न स्तर से लेके हर वर्ग को साथ लेके काम कर रहे हैं। जब हमने ये देखा और हमें ये आभास हुआ कि कुछ संस्थाएं या जिस संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं वो उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में तंग परेशान कर रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए हम भाजपा की विचारधारा से सहमत हुए। भाजपा की विचारधारा से जुड़ने के लिए आज हमने ये पहल की है, और भाजपा को पंजाब में मजबूत करने के लिए ही हम अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को आगे काम करते रहेंगे। आज आपके साथ शिवसेना से संबंधित कितने युवा जो हैं और अभी शामिल हुए, और आने वाले समय में कितने परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा शिवसेना छोड़ भारतीय जनता पार्टी? शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे से संबंधित हैं, जैसे पंजाब सचिव हैं दीपक विशेष जी हैं और सौरभ दुबे हैं पंजाब अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने पूर्ण समर्थन देते हुए हमें साथ ज्वाइन किया था, और हमारी समर्थन के बीच ही आज वो भाजपा में शामिल हुए हैं। बाकी हमारा कुछ धार्मिक संगठन है, जगतगुरु पंचनंदी महाराज से हम जुड़े हुए हैं, धर्म का संगठन हमारा अलग है, और हमारा राजनीतिक जो हमारी माँ पार्टी है वो भाजपा है, जिसमें हम आज शामिल हुए हैं। चाहे हम हिंदू समाज की बात करें, अलग अलग जो है विचारधारा की संस्थाएं बनी हुई हैं, शिवसेना का भी यही धारणा रही और भारतीय जनता पार्टी भी। गौवंश जो है देखा होगा कि इस समय निरादर जो है खास तौर पर पंजाब में देखने को मिलता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शिवसेना के जो युवा शामिल हुए हैं कि गौवंश को लेकर के क्या आप पार्टी से आने वाले समय में कोई गौवंश के लिए कुछ कार्य करेंगे? बिल्कुल, गौवंश के लिए हम शुरू से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि गौओं की सुरक्षा के लिए हमने एक बहुत मुख्य कदम उठाए हैं। बुचड़ खाने, कत्ल खानों से गौओं को आज़ाद कराने के लिए हमेशा हमारी लड़ाई चलती रही है। हम ऐसे कत्ल खाने जहां गौएं काटी जा रही हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गौओं को कत्ल करने के लिए ले जाते हैं, उन लोगों पर नकेल कसने के लिए अपनी हमेशा शुरू से ही तेज रखी है। आप युवा हैं और मेरा आखिरी सवाल है, इस समय आम आदमी पार्टी जो है भगवंत मान का चेहरा लेकर के पंजाब में जा रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार जो है चुनावी रैलियां कर रहे हैं, इस समय पंजाब का युवा क्या सोच रहा है? पंजाब का युवा ये सोच रहा है कि पंजाब को भय मुक्त कैसे किया जाए। भय मुक्त करने के लिए पंजाब में भाजपा से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, उनका भविष्य झूठे वादों में और अलग अलग तरह के प्रचार या जैसे कह रहे हैं कि भी हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो झूठे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनसे बाहर आकर जमीनी स्तर की सच्चाई जानते हुए भाजपा को मजबूत करेंगे और भाजपा की सरकार के साथ ही
विकास उनका, युवाओं का भी और बाकी वर्गों का भी होगा, ये हमारी अपनी आशा है। मोहाली से आप आते हैं। मोहाली में 3 बार से लगातार बलबीर सिद्धू विधायक हैं और इस बार संजीव वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत सिंह है। श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ परविंदर सिंह चौहाना है और उसके बाद किसान नेता भी हैं। तो क्या लगता है कि मोहाली की सीट का क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा? देखो, पंजाब के लोगों ने विकास के नाम पर और भयमुक्त होने के लिए भाजपा का दामन पकड़ा और हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में, अपने अपनी घोषणा पत्र में अलग अलग तरह के वादे कर रही है। पर आपने देखा होगा कि लंबे समय से भाजपा ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा, जो वादा किया, उसको निभाया भी। हम लोगों पे एक कर्ज था राम मंदिर का जो चुकता किया। ठीक है, आप 370 धारा को लेके देखें, सीए की अमेंडमेंट को देखें, या आप 3 तलाक की जो नारी शक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था उसको देखा जाए, ऐसी कई एनआरसी को लेकर देखा है भी। भाजपा ने जो जो काम किए, उनके कामों को देखते हुए जो कहा उन्होंने मैनिफेस्टो में, उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो पूरा किया। और उन्हीं को देखते हुए आज का यूथ जो है पढ़ा लिखा है, समझदार है और यूथ को पता है कि भी हाँ, कहाँ पर विकास हो रहा है, कहाँ पर झूठे वादे हो रहे हैं। स्पष्टीकरण किसी को देने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने सब कुछ पारदर्शी है। पारदर्शी होने के कारण हमें दिख रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और यही हमारा मजबूत फैसला था। हम बिना किसी शर्त से, बिना किसी नियत के भाजपा को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और हमें पता है कि पंजाब में विकास के लिए और पंजाब को भयमुक्त करने के लिए भाजपा को मजबूत करना होगा। मोहाली तो बिल्कुल करेंगे। हम कमल को पहचान रहे हैं, इस समय कमल को पहचान रहे हैं। कमल लेके कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है, हम उसके समर्थन में। चलिए, ये थे शर्मा जी का साफ कहना और साफ तौर पर देखने वाली बात है कि युवा जो है एनआरसी को भी जानता है, धारा 370 को भी जानता है और जो मैनिफेस्टो 2019 में बीजेपी द्वारा जो कि देश को कहा गया वो उस पर खरा उतरा, ऐसा सोचना युवा का है। अब देखने वाली बात है कि 20 फरवरी 2022 और 10 मार्च 2022 को इसका निष्कर्ष आखिरकार निकलता क्या है। हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं। हिसार में भी किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर लघु सचिवालय के गेट के सामने इकट्ठा होकर किसानों ने अपना रोष जाहिर किया। किसानों का कहना है कि वो राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बताते चले, किसान अब तक सरकार की ओर से मांग न माने जाने से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वो पीछे नहीं हटेंगे और उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। पढ़े लिखे खराब कर दिए बिहार में आज किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत लघु सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो चुके हैं और वो पुतला जलाकर के अपना रोष प्रदर्शन यहां पर करेंगे। पुतला उन्होंने तैयार कर लिया है और बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं और किसानों का कहना है कि सरकार ने जो उनसे वादा किया था वो तमाम वादे झूठे निकले और किसान आंदोलन समाप्त करने की, जो स्थगित करने की घोषणा की थी, उसके बाद जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया था कमेटी गठित करने का और किसानों की मांगे मानने का, वो तमाम चीजें जो है सरकार द्वारा सभी झूठी साबित हुई है, जिसको लेकर के आज किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाने का निर्णय लिया है और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर उपायुक्त हिसार के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि उनके साथ जो विश्वासघात किया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।